दोस्तों, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी असद उमर को फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। असद उमर की जानिब से वकील बाबर रवान एडवोकेट अदालत में पेश हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 MPO के तहत गिरफ्तारी कलअदम करार दे दी है। अदालत ने असद उमर को पुरतशद्दुद एहतजाज का हिस्सा न बनने का बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म भी दिया है। दोस्तों, दूसरी जानिब चेयरमैन PTI इमरान खान का कहना है कि इस यजीदियत के सामने सिरंगू होने का मतलब बहैसियत कौम हमारी मौत है, चुनांचे मैं अपने आखिरी दम तक मुजामत करूंगा। शाह महमूद कुरैशी की दोबारा गिरफ्तारी पर तनकीद करते हुए इमरान खान ने लिखा कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान और हिमायतियों की तरह वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को भी जमानत मिलने के बावजूद फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि अब हम पूरी तरह जंगल के कानून की जद में हैं, जहां जिसकी लाठी उसकी भैंस का असूल असल दस्तूर है, जबकि इस लाकानूनियत की राह में वाहिद रुकावट हमारी अदलिया है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। आपने वीडियो को आखिर तक देखना है क्योंकि बड़ी अहम मालूमात हम आप तक लेकर आए हैं, और वीडियो के आखिर में हम आपको खान का वो पैगाम भी सुनवाएंगे जो उन्होंने हमसे शेयर किया है। दोस्तों, इमरान खान का कहना है कि अदालत उज़्मा के अहकामात के साथ आइन को भी निहायत बेरहमी और डिटाई से रौंदा जा रहा है। पुलिस के जरिए तहरीक इंसाफ को कुचलने का सिलसिला जारी है और हमारे कायदीन को तहरीक पर छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। साबिक वजीर आजम ने मजीद कहा कि इंसानी हकूक का खून सरेआम किया जा रहा है, मीडिया का गला घोंटा जा चुका है, जबकि सोशल मीडिया कारकुनान को डराने धमकाने का सिलसिला भी जारी है। उन्होंने कहा कि इस यजीदियत के सामने सरंगू होने का मतलब हैसियत कौम हमारी मौत है, चुनांचा मैं आखिरी दम तक मुजामत करूंगा। दोस्तों, आजकल पार्लिमान और अदलिया एक दूसरे के आमने सामने खड़ी नजर आती है। पहले तो सिर्फ कमेंट्स करारदादों तक मामला महदूद था, मगर अदालत उज़्मा के बाद एहतजाज के बाद से असेंबली में जजिस के खिलाफ तकरीर एक मामूल बन गया है। और कल ख्वाजा आसिफ ने खुले लफ्जों जजिस के साथ जंग का ऐलान करते हुए कहा कि जजिस को हिसाब देना होगा, बल्कि उन्होंने जिंदा और मरे हुए सब जजिस के हिसाब के लिए एक कमेटी बनाने का मुतालबा कर दिया है, जो जुल्फकार अली भुट्टो से लेकर यूसुफ रजा गिलानी और नवाज शरीफ की नहली तक का हिसाब ले। दोस्तों, उन्होंने अपनी तनख्वाह का बताते हुए जजिस से भी उनकी तनख्वाहों, मरात और वज़ाइफ का पूछ लिया, और ये भी पूछा कि उन्होंने कितने कितने प्लॉट लिए हुए हैं। वो चाहते हैं कि अदालत की तारीख कौम के सामने रखी जाए कि उन्होंने क्या क्या गुल खिलाए हैं। उन्होंने बरमला कहा कि हम अपने वजीर आजम की गर्दन का हिसाब मांगते हैं, जो आइन और कानून की बातें करते हैं वो कौम को बताएं कि उन्होंने कितनी दफा आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की है। हम अपने पुरखों का हिसाब देते हैं और वो अपने पुरखों का हिसाब दें। ये कौन सी अदलिया है जो पंचायत बनकर मुज़ाकरात के लिए मजबूर कर रही है? वहाँ बैठे हुए 15 लोगों का आपस में इतफाक नहीं और हमें मुज़ाकरात का दर्ज देते हैं। पहले अपने आप को ठीक तो कर लें। जिस तरह से खोलकर पार्लियामान में अदलिया के कारनामों पर आवाजें बुलंद होना शुरू हो गई, उनसे लगता है कि अब ये सिलसिला बंद होने वाला नहीं और अदलिया को आपस में अपनी आईनी हदूद में जाना पड़ेगा। सियासतदानों बारे सिसिलियन माफिया जैसे अलकाबात और अवामी नुमाइंदों की तजलील और नाअहलियों की कौम से माफी मांगना पड़ेगी। जब वो एक काजी की कुर्सी पर बैठकर कहते थे कि 2-4 MPAs को तो वो खड़े खड़े घर भेज सकते हैं, क्या आइन और कानून और उनके ओहदे की इज्जत और तकरीम के मुताबिक था? क्या इसमें तकब्बुर का तासुर नहीं मिलता था? और आज अगर मुबैना तौर पर सियासी जमात की टिकटें सिनेमा की टिकटों की तरह बेच रहे हैं, तो उनके किरदार और अमल में क्या मुमासलत पाई जा रही है? इसको जानना कौम और कौमी नुमाइंदों का हक नहीं है। लेकिन दोस्तों, पार्लियामान पर भी जिम्मेदारी आती है कि जब वो जज से हिसाब मांगे तो उनको भी अपनी जिम्मेदारी का हिसाब देना पड़ेगा। वो अवामी नुमाइंदगी के इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए रियासत के वसाइल से मुस्तफीद होने वाले रियासती इदारों में बराबरी को कायम रखने के जिम्मेदार हैं। आज अगर मुख्तलिफ महकमों के अंदर इम्तियाजी सलूक पाया जा रहा है, तो इसके जिम्मेदारान कौन है? कौन मुल्क की खजाने से तनख्वाहें, वज़ाइफ और मराद के तयन का इख्तियारात रखता है? कौम आपसे हिसाब मांगती है कि ऐसा क्यों है? इसका आगाज कैसे हुआ? जहाँ तक हमारी मालूमात है, इसका आगाज जनाब शहबाज शरीफ साहब ने, जब वो वजीर आला पंजाब थे, लाहौर हाई कोर्ट की तनख्वाहों और अलाइंसेस को बढ़ाकर किया था, जिसकी मिसाल में बाकी सूबों और वफाक की अदलिया के मुलाजमीन भी एहतजाज और मुतालबात करके अपनी बढ़वाते चले गए, जिसकी तशवीश या पार्लिमान को लाक होनी शुरू हो गई है। दोस्तों, जिस वजीर आजम यूसुफ गिलानी को अदालत ने नाअहल किया था, क्या इसी ने उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के साथ शिद्दतबाजी में अदलिया के मुलाजमीन की तनख्वाहें अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए से नहीं बढ़ाई थी, ताकि वो अदलिया के मुलाजमीन की हमदर्दियां हासिल कर सकें? फिर इसको मिसाल बनाकर सूबों ने अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली। हुकूमत इसकी तहकीक करके अपनी गलतियों का अजाला करे और बराबरी का कानून नाफिज करे। पार्लिमान की बालादस्ती के लिए इम्तियाजी सलूक को खत्म करना भी जरूरी है। दोस्तों, हमारा सवाल है कि क्या तनख्वाहें उन्होंने बगैर किसी कानून या पेश की हुकूमत की इजाजत के ही बढ़ा ली हैं, या इसमें हुकूमत का बनाया हुआ कोई कानून भी मौजूद है? क्या ये मज़ाक़ खेज बात नहीं कि कानून की खालिक जमात रियासत के एक ऐसे इदारे से ये सवाल करे कि आप इतनी तनख्वाहें क्यों ले रहे हैं? क्या वो अपनी तनख्वाहें बढ़ाने में खुद मुख्तार हैं? अगर ऐसा भी है तो इसको इंसाफ के मुताबिकत में किसने लाना है? दोस्तों, उन्होंने जब किफायत शारी के लिए पॉलिसी बनाई थी, जिसमें तमाम महकमों से एक से ज्यादा प्लॉट वापस लेने की सिफारिशात थी, तो उस पर अमल दरामद में क्या चीज रुकावट है? क्या उन्होंने अपनी ही मुरतब करता इन सिफारिशात पर अमल करवाया है? महज डंडोरे पीटने से हल नहीं निकलते। जब ये सारी इम्तियाजी सलूक आपके इल्म में है और इस पर रियासत के मुलाजमीन के अंदर एहसास महरूमी और तफरीक भी पाया जाता है और वो आए रोज इस पर एहतजाज भी करते हैं, तो फिर आप इस इम्तियाजी सलूक को खत्म क्यों नहीं कर देते? आपको किस से इसकी इजाजत लेने की जरूरत है? आपने खुद कानून बनाना है कि कानून के जरिए से तमाम सरकारी महकमों के अंदर बराबरी को राइज कर दें, या फिर अवाम ये समझे कि आपने करना बनना कुछ भी नहीं, बस नारे ही लगाने हैं, फिर उन नारों से तो ये भी तासुल लिया जा
سکتا ہے کہ آپ صرف عدلیہ ہی کی کیوں بات کرتے ہیں؟ کیا باقی محکموں کے درمیان امتیازی تفریق نہیں ہے؟ کیا آپ کے پارلیمانی ملازم دوسرے محکموں سے زیادہ تنخواہیں نہیں لے رہے؟ تو اس سے تو یہ بھی تاثر ابھر سکتا ہے کہ کہیں آپ عدالتوں کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے کہ عدلیہ کے ججز کے مس کنڈکٹ کا یا آئین و قانون سے منافی فیصلوں کا، تو اس کا حل سیاسی جماعتوں کا جو حکومت میں بھی شامل ہیں کا عدلیہ کے سامنے کھڑے ہو کر چیف جسٹس سے استعفے کا مطالبہ نہیں بلکہ اس کی قانون سازی اور معقول مطالبات تھے۔ ان کو آئینی اور قانونی حدود کے اندر رہ کر مطالبات کرنے چاہیے تھے۔ انہیں سپریم جوڈیشل کمیشن کی سد مہری ختم کر کے کارروائی کو شروع کرنے پر زور دینا چاہیے تھا۔ جن ججز کے خلاف ریفرنس ہے ان کو سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلا کر کیمرے کے سامنے ان پر کارروائی کا آغاز کیا جائے۔ اس بات کا اظہار جسٹس فائز عیسیٰ بھی پہلے کر چکے ہیں اور انہوں نے واضح کیا ہے کہ قانون میں کیمرے کے سامنے کارروائی کی کوئی ممانعت بھی نہیں۔ اگر چیف جسٹس کے خلاف بھی پارلیمانی کمیٹی کی طرف سے ریفرنس دائر ہو جاتا ہے تو پھر چیف جسٹس صاحب کو اس کارروائی میں جوڈیشل کمیشن کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ پھر سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے مطابق مقدمے میں بھی فل کورٹ کا مطالبہ ہوتا، چونکہ یہ معاملہ چیف جسٹس کے اختیارات بارے ہے، لہٰذا ان کا ذاتی طور پر اس بینچ کا حصہ ہونا بھی مناسب نہیں، جن میں سیاسی اور آئینی معاملات۔ فل کورٹ کا مطالبہ، جس سے وہ پہلے بھی اپنی درخواستوں میں کہتے رہے، پر زور دینے کی ضرورت تھی۔ اس طرح جن ججز کے خلاف الزامات ہیں ان کو سیاسی بینچز کا حصہ نہ بننے کا مطالبہ بھی جائز تھا۔ سیاسی جماعتیں وہاں دباؤ بڑھاتی اور پارلیمان ان کی روشنی میں قوانین مرتب کر دی۔ مطالبات بھی ایسے ہونے چاہیے جن کو سننے والا بھی سراہے اور جن میں کوئی آئینی، قانونی اور اخلاقی وزن بھی ہو، اور جس سے ادارے کے مستقبل بارے کوئی خطرات پیدا ہونے کا احتمال بھی نہ ہو۔